टू दिस लेक्चर गाइस। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ इंपीरियलिज्म एंड व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ इंपीरियलिज्म विद नेशनलिज्म। तो पहले हम देख लेते हैं इंपीरियलिज्म होता क्या है। अब देखो, इंपीरियलिज्म में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्गर नेशन टेक्स कंट्रोल ऑफ अ वीकर नेशन, चाहे वो डायरेक्ट कंट्रोल हो चाहे इनडायरेक्ट कंट्रोल हो। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो स्ट्रॉन्गर नेशन है वो वीकर नेशन पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है। और वो इन्फ्लुएंस इस तरह से डालता है ताकि वीकर नेशन के जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उसको वो अपने तरीके से यूज़ कर सके या मैनेज कर सके। समझ में आ रहा है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। पहला इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीके में आप इन्फ्लुएंस करते हो किसी भी कंट्री के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को थ्रू डिप्लोमेटिक वेज से यूज़ करते हो, अपनी वेल्थ शो करके यूज़ करते हो, मिलिट्री शो करके यूज़ करते हो। तो ये इनडायरेक्ट वेज में आ जाता है। अब डायरेक्टली उस कंट्री के ऊपर जाके राज नहीं करते हो, रूल नहीं करते हो, यू जस्ट इन्फ्लुएंस इट फ्रॉम फार, डिप्लोमेटिक वे से, वेल्थ से या मिलिट्री से, ताकि वो कंट्री अपने डिसीजंस खुद ना ले और आपके इन्फ्लुएंस के थ्रू इस तरह से डिसीजन ले ताकि आपको उससे फ़ायदा हो और उनके रिसोर्सेज आप कंट्रोल कर सको। समझ में आ रही बात। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट तरीका। अब डायरेक्ट तरीके में आप डायरेक्टली रूल करते हो उस कंट्री के ऊपर, ठीक है, खुद रूल करते हो उस कंट्री के ऊपर और उस वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो अपने हिसाब से यूज़ करते हो। इसको हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। समझ में आ रही बात। तो भाई इंपीरियलिज्म होता है एक वाइडर फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म जिसके अंदर आप दूसरी कंट्री के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल जाहिर करते हो ताकि आप वहाँ के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सको या यूज़ कर सको। और कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म का ही एक फॉर्म है जिसके अंदर डायरेक्ट रूल होता है और आप उस कंट्री में जाके एक सेटलमेंट बना लेते हो अपने रहने के लिए और वहाँ के रिसोर्सेज को खुद अपने हिसाब से कंट्रोल करते हो। दिस इज़ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1875 या उससे पहले ही हमने चीज़ें देखी हैं। अब जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो लिबरल या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से रिलेट नहीं करता था, ठीक है। उसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। इनिशियल नेशनलिज्म के अंदर लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी से रिलेट करता था आपका नेशनलिज्म, लेकिन 1871 आते आते जो आपके मोनार्क्स थे वो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को अपने खुद के एजेंडास को पुश करके या अचीव करने के लिए यूज़ करने लगे और लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी से इसका साथ छूट गया, ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, तो जितने भी आपके मेजर मोनार्कीज़ हैं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई और हो, इन्होंने इसका यूज़ करके, नेशनलिज्म का यूज़ करके दूसरी कंट्रीज या दूसरे रीजन्स के ऊपर अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, ठीक है। अब इसकी वजह से हुआ कि दे केम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, ये इन्होंने आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस गेव राइज टू वेरियस वॉर्स बिटवीन दीज मोनार्कीज, ठीक है, या एम्पायर्स, क्योंकि वो इस फीलिंग को, इस नेशनलिज्म को अपने इंपीरियलिस्टिक एम्स को अचीव करने के लिए यूज़ कर रहे थे, अपना टेरिटरी एक्सपैंड करने के लिए यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए और लड़ाई लड़ी उन्होंने, ठीक है। नेशनलिज्म गेव वेज टू वॉर्स because it was being used by the people to further their own imperialistic aims. अब इसके अंदर एक क्लासिक केस है द केस ऑफ बैल्कन्स का, जिससे ये प्रूव होगा कि नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स को जब इंपीरियलिस्टिक एम्स के लिए यूज़ किया गया तो उसकी वजह से केओस ही क्रिएट हुआ। तो बाल्कन्स क्या होते हैं? बाल्कन्स एक पेनिनसुला है साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर, जिसमें साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज आती हैं आज के टाइम, ठीक है। ये जो रीजन है यूरोप का, ये तीन तरफ से सी या वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। जैसे वेस्ट में एड्रियाटिक सी से घिरा हुआ है, मेडिटेरेनियन सी से साउथ की तरफ से घिरा हुआ है और ब्लैक सी से ईस्ट की तरफ घिरा हुआ है, और साउथ से एजियन सी से भी घिरा हुआ है, ठीक है। दैट इज व्हाट इज नोन एज ए पेनिनसुला। तो एक पेनिनसुला है बैल्कन्स का एरिया, ये एक जोग्राफिकल एरिया है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं अराउंड 1875, इस समय दिस एरिया वॉज कम्प्लीटली अंडर द पावर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। और इस पूरे रीजन में काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं,
ठीक है, जैसे अल्बेनिया, बॉस्निया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, सर्बिया, टर्की, रोमानिया, कोसोवो, इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया यूरोपियन पावर्स के बीच में, और ये रीजन काफ़ी वॉलेटाइल हो गया। ये देखते हैं हम। सो भाई, वॉलेटाइल बनने का रीज़न जो था आपका, पहला था कि इस टाइम तक ऑटोमन एम्पायर काफ़ी वीक हो गया था, और वीक होने की वजह से इट ब्रोक अप, ठीक है। अब ऑटोमन एम्पायर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, समझ में आ रहा है। दूसरा रीज़न था इसका स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जो अब मैंने अभी बताया आपके, आप ऑटोमन एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के बीच में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट था, और इस नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट की वजह से लोगों ने अलग अलग नेशन स्टेट क्रिएट करे, या अलग अलग लिविंग स्पेस क्रिएट करे अपनी कॉमन आइडेंटिटी को देखते हुए, ठीक है ना। और काफ़ी सारे बाल्कन स्टेट्स को धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मिलने लगी, समझ में आ रहा है। सो जो पहले पूरा का पूरा बाल्कन्स ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल में था, ये मेजॉरिटी ऑफ द बाल्कन्स, अब वो बाल्कन्स में नेशनलिज्म फैलने की वजह से और ऑटोमन एम्पायर वीक होने की वजह से उन रीजन्स में छोटे छोटे नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए, ठीक है। और ये जो नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए, नाउ दे वर जेलस ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे वर जेलस ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, रिसोर्सेज, और सब चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अक्वायर कर लें अपने कंट्री के लिए या अपने लिविंग स्पेस के लिए। और दूसरी तरफ जो आपकी मेजर यूरोपियन पावर्स थी, चाहे वो ब्रिटेन हो गया, चाहे वो रशिया हो गया, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, इन यूरोपियन पावर्स ने भी इस रीजन के अंदर अपनी डोमिनेंस जताने की कोशिश करी, और आपस में दे स्टार्टेड कंपीटिंग फॉर ट्रेड एंड टू गेन कॉलोनीज इन दिस एरिया, ठीक है, ताकि यहाँ के रिसोर्सेज को वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें, अपने इंपीरियल एम्स को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकें। दिस इज़ हाउ इट बिकेम वॉलेटाइल। अब देखिए, इसी पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरे बाल्कन्स को कंट्रोल करने की जो कंटेस्ट था, उसमें रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी सारे के सारे शामिल थे, और ये इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा इनके बीच में, और इतनी ज़्यादा ग्रीड बढ़ी इनके बीच में बाल्कन्स को कंट्रोल करने के लिए कि इट इवेंचुअली एंडेड इन वर्ल्ड वॉर वन ही हो गई इसकी वजह से। समझ में आ रहा है भाई तुम्हें। सो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ नेशनलिज्म वॉज यूज्ड टू पुश इंपीरियलिस्टिक एम्स, ठीक है, और इस इंपीरियलिस्टिक एम्स को अचीव करने के लिए लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करी, और जो इवेंचुअली एंड हुआ वर्ल्ड वॉर वन में, और ह्यूज डिस्ट्रक्शन में, मास डिस्ट्रक्शन में एंड हुआ। सो इससे पूरे पॉइंट से ये प्रूव होता है हमारा कि जो इंपीरियलिज्म था अब नया नेशनलिज्म बन चुका था, क्योंकि नेशनलिज्म ने अपना ओरिजिनल मीनिंग जो उसका था वो लूज़ कर दिया था। सो इंपीरियलिज्म इज़ नाउ न्यू नेशनलिज्म, और इस इंपीरियलिज्म की वजह से या कॉलोनियलिज्म की वजह से अलग अलग फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुए अलग अलग कंट्रीज़ में दुनिया की, और हर एक फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म जो डेवलप हुई, दे ऑल वांटेड अ नेशन स्टेट and wanted to get rid of this imperial setup, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।